शब्दावली प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखेंगे पहला शब्द है खतौनी। खतौनी, इसको आज की डेट में अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इसमें यह दर्ज होता है कि खेत का स्वामी कौन है, खेत का स्वामी कौन है, खेत का स्वामी कौन है। इस एक जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है मित्रों। फिर आगे देखेंगे कि ये 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे वर्तमान में मान लीजिए किसी गांव में 1428 से 1433 फसली चल रही है, किसी गांव में 1429 है 1434 फसली चल रही है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 5 वर्ष पर खतौनी बदल जाती है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर खतौनी बदल जाती है। आज की डेट में खतौनी किस तरह से है? ऑनलाइन है। किसी ज़माने में मैनुअल हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति खतौनी अपनी देख सकता है राजस्व परिषद की वेबसाइट से, ठीक है ना। राजस्व परिषद की वेबसाइट से आप दे सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं खसरा। तो खसरा लेखपाल तैयार करता है। अगर आप लेखपाल होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपका माना जाता है खसरा तैयार करना। कौन तैयार करता है? खसरा। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि गांव में कितनी कृषि योग्य भूमि है, कितनी अकृषि भूमि है, किस भूमि पर क्या बोया गया है। नहीं, आप कहते हैं कि कृषि गणना हो रही है, हर 5 साल पे आपने पढ़ा होगा कि क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि कृषि गणना कराई जाती है। तो कृषि गणना का आधार क्या होता है? यही खसरा होता है। खसरा में रबी फसलें, जायद फसलें, खरीफ फसलें, सबका डिटेल कौन भरता है? हल्का लेखपाल भरता है। तो देखिए पहले ये भी मैनुअली होता था, लेकिन हाल ही में इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। बहुत जल्दी जिस तरह से खतौनी उपलब्ध हो जाती है ऑनलाइन, उसी तरह से खसरा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, ठीक है मित्रों। अब खसरे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले खसरे में कॉलम कम होते थे, आज की डेट में खसरे में कॉलम की संख्या हो गई है 44। ये ऑनलाइन किया जा रहा है। खतौनी पहले से ही ऑनलाइन है। खसरा और खतौनी में अंतर क्या है? खतौनी यह बताएगी कि किसके नाम से खेत है, ठीक है ना, कौन ज़मीन का मालिक है। खसरा ये बताता है कि और जायद। बड़ा आसान है समझना, रबी, खरीफ और जायद। रबी में जानते हैं क्या होता है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। रबी कब से कब तक? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी मेरी भाषा में कहिए तो कम पानी लगेगा। क्या होगा? कम पानी लगेगा। ऐसी फसल जिसमें कम पानी लगेगा, जैसे गेहूँ है आपके सामने, गेहूँ, सरसों, ये सब क्या हैं? रबी फसल हैं। यानी रबी फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, और इनके लिए हमारी भाषा में कहेंगे तो कम पानी वाली फसलें। तो अगर आपसे पूछ दे अच्छा में कि निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी है, तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, वो रबी फसल होगी। एक चीज़ साथ साथ ध्यान रखेंगे, जिसके लिए कम पानी की ज़रूरत होगी वो फसलें किस में हो जाएंगी? रबी में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी? रबी में हो जाएंगी। अब देखिए खरीफ, ये जानते हैं जून और जुलाई में बोई जाती है। खरीफ कब? जून और जुलाई में। और काटी कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। तो ये गर्मी में बोई जाती हैं, तो इनके लिए क्या ज़रूरत होगी? ज़्यादा पानी की। जैसे धान सबसे बड़ा उदाहरण है, गन्ना, ये सब क्या हैं? कैसी फसलें हैं? ये धान और गन्ना कैसी फसलें हैं? धान और गन्ना कैसी फसलें हैं मित्रों? तो ये क्या है? जायद फसलें, खरीफ फसलें हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि एक फसल होती है जायद।
जायद फसल में ना सब्जियां आती हैं, जो इनके बीच का टाइम इंटरवल मिलता है रबी और खरीफ के बीच का, उसी में हम कौन सी फसल बो देते हैं, जायद फसल बो देते हैं। मेनली जायद में कौन सी सब्जी आ जाएगी, सब्जी। कौन सा फसल आ जाएगा, तो सब्जियां, ठीक है ना। जायद में कौन सी फसल, सब्जियां, वही मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली। अब देखिए रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की खेती हो गई हमारे वहाँ। एक फसल ऐसी है जो हर सीजन में बोई जाती है, क्या नाम है उसका, मक्का। ये किसी भी सीजन में आप बो सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम क्या करते हैं, इस पड़ताल में, इस टेबल में 3 बार तैयार करते हैं। पहली बार रबी का, दूसरी बार जायद का और तीसरी बार खरीफ का। ये हम तय करते हैं कि कौन सी फसल कितने क्षेत्र में बोई गई थी, उसका उत्पादन दर क्या है। ये TRS टेबल, और ये भी कौन करता है, अगर आप लेखपाल हो जाएंगे, मान लीजिए कि योर सेल्फ लेखपाल, तो आप क्या तैयार कर रहे हैं, TRS। खतौनी ऑनलाइन आती है, खसरा अभी लेखपाल तैयार कर रहा था, वो भी ऑनलाइन आ जाएगी, और TRS लेखपाल तैयार करता है, ठीक है मित्रों। फिर आगे देखते हैं जमाबंदी। जमाबंदी भी देखिए लेखपाल बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जमाबंदी भी कौन तैयार करता है, लेखपाल तैयार करता है। ये जमाबंदी होती क्या है, तो मालगुजारी वसूली जाती है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं लगान, लेकिन पढ़ी लिखी भाषा में आप कहेंगे मालगुजारी वसूलने के लिए। किसके लिए, मालगुजारी वसूलने के लिए। तो क्या होता है कि लेखपाल इसको तैयार करता है, और संग्रह विभाग का जो अमीन होता है उसके माध्यम से इसकी क्या होती है, वसूली होती है। तो कौन तैयार करेगा जमाबंदी, लेखपाल तैयार करेगा, और उसमें क्या निर्धारित किया जाएगा, मालगुजारी। वसूलेगा कौन, संग्रह अमीन, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसको हम लोग पढ़ी लिखी भाषा में कहते थे अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते थे, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है मित्रों, तो उसमें हमको ये ध्यान देना है कि स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो हुई थी 1793 में, किसने की थी, कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने। कहाँ से, बंगाल से। कहाँ से, बंगाल से। और ये क्या था, लगान वसूलने की व्यवस्था। क्या था, लगान वसूलने की व्यवस्था, ठीक है मित्रों। फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि अभी लगान वसूलने की व्यवस्था थी, तो इसमें सिस्टम क्या था, तो जानते हैं क्या होता था, जो लगान अंग्रेजों ने तय किया उसका 9/10 सरकार लेती थी, और 1/10 जमींदार लेता था। तो मामला क्या हुआ, यानी 90% कौन लेगा, अंग्रेज सरकार, और 10% कौन लेगा, जमींदार। लेकिन मामला ये हुआ कि मान लीजिए ऐसा समझिएगा, अंग्रेजों ने कहा कि 100 किलो अनाज वसूलना है, तो 90 किलो अंग्रेजों का हो गया और 10 किलो जमींदार का हो गया। लेकिन जमींदार ने क्या किया, 1000 किलो अनाज वसूल लिया, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा शोषण हुआ जमींदारी में। क्या हुआ, शोषण एकदम मैक्सिमम था, बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ जमींदारों के द्वारा। इसीलिए 1950 में जमींदारी उन्मूलन कानून लाकर जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था कब समाप्त की गई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1950 में एक कानून लाया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में, और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और जो किसान जमींदार से खेत लेकर के लगान के बदले में खेती करता था, उसी किसान को उस जमीन का क्या बना दिया गया, स्वामी बना दिया गया, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं महलबाड़ी। ये भी लगान की व्यवस्था थी, ठीक है ना। इसमें इसे विलियम बेंटिंक ने शुरू किया। किसने शुरू किया, विलियम बेंटिंक ने 1833 में। कहाँ से, अवध से शुरू किया। 1833 में कहाँ से, अवध से शुरू किया। किसने, विलियम बेंटिंक ने। इसमें क्या होता था कि गांव के लोग मिलकर लगान देते थे, लोग मिलकर लगान देते थे, यानी गांव के लोगों को ही तय कर दिया जाता था कि गांव के कुछ लोग मिल करके लगान वसूलेंगे और अंग्रेजों को पहुंचाएंगे। तो आप गांव में देखे होंगे कि चंदा लिया जाता है, कोई पूजन है, कोई समारोह है तो चंदा लेते हैं, तो जनरली जो चंदा वसूलता है वो चंदा उन्हें देता नहीं है। तो वही व्यवस्था थी कि महलबाड़ी में जो लोग लगान वसूलते थे अपना लगान नहीं देते थे। कुछ तो ज़्यादा ही बेईमान होते हैं, चंदों में से खा जाते हैं। तो महलबाड़ी में भी क्या होता था, शोषण था। महलबाड़ी व्यवस्था में भी शोषण था, लेकिन जमींदारी से कम था। जमींदारी से क्या था, कम था। इसमें भी शोषण हुआ लेकिन जमींदारी की अपेक्षा कम हुआ। चलिए मित्रों आगे देखते हैं।
तीसरी लगान वसूलने की व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। ये भी कैसी व्यवस्था थी? लगान। 3 व्यवस्था अंग्रेजों की मेन रूप से चर्चा में आती है, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, दूसरे नंबर पे महालवाड़ी, तीसरे नंबर पे रैयतवाड़ी। इसे 1815 में थॉमस मुनरो ने कहाँ? मद्रास में शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया? मद्रास में। इसमें क्या होता था? रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ होता है मित्रों किसान। इसमें यह होता था कि किसान सीधे लगान किसे दे देता था? सरकार को। तो आपको बताइए, जो भी आप बताइए, जो भी काम होता है, जो भी काम सीधे होता है, जो भी काम सीधे होता है उसमें क्या होता है कि शोषण कम होता है। तो जानते हैं क्या हुआ? इसमें शोषण, तीनों व्यवस्थाओं में शोषण इसमें सबसे कम था, शोषण न्यूनतम था। इसीलिए इस तीनों लगान प्रणालियों में सबसे अधिक विस्तार किसका था? रैयतवाड़ी का था। तो ऐसे समझे रहेंगे। जमींदारी में क्या होता था? जमींदार वसूल के सरकार तक पहुंचाता था, ज़्यादा शोषण हुआ। महालवाड़ी में गांव के लोग मिल करके लगान देते थे, उसमें थोड़ा कम शोषण हुआ। और रैयतवाड़ी में किसान सीधे सरकार को लगान देता था, तो उसमें सबसे कम शोषण हुआ। तो इस तरह से 2 बातें याद रखेंगे, सर्वाधिक शोषण जमींदारी में और दूसरी बात कि सबसे अधिक विस्तार रैयतवाड़ी का। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। किसान भारत में वर्तमान समय में 4 तरह के किसान बनाए गए हैं। सीमांत कृषक, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। अभी आप पढ़े ना खतौनी, तो खतौनी में जिसके नाम से 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सीमांत कृषक। उसे क्या कहा जाएगा? सीमांत कृषक। लघु कृषक, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। लघु कृषक किसे कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उसे लघु कृषक कहते हैं। ठीक है ना। मध्यम कृषक क्या होता है मित्रों? 2 से 10 हेक्टेयर तक के बीच में जो भी होते हैं वो मझोले कृषक होते हैं। और बड़े या बृहद कृषक, यहाँ बृहद लिखा हुआ है मतलब बड़े किसान। बड़े किसान ऐसे होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, सघन जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसीलिए भारत में सबसे अधिक कौन से किसान पाए जाते हैं? सीमांत कृषक। सर्वाधिक किसान कौन से पाए जाएंगे? सर्वाधिक किसान कौन से? सर्वाधिक किसान सीमांत वाले। और ये भारत में भी और यूपी में भी सबसे अधिक किस प्रकार के किसान पाए जाएंगे? सीमांत प्रकार के। और सबसे कम, तो यही सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे कम कौन से किसान पाए जाएंगे? बड़े वाले। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रही है ना। ये 2019 में गोरखपुर से शुरू हुई थी। कहाँ से? गोरखपुर से। 2019 में कहाँ शुरू हुई थी? गोरखपुर से। तो पहले इसमें ये नियम था कि केवल छोटे किसानों तक ही दिया जाएगा, लघु किसानों तक। लेकिन अभी क्या है, इसमें सभी किसान पात्र हैं। कौन पात्र है? सभी किसान पात्र हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो सरकारी सेवा में ना हो, सरकारी पेंशनर ना हो, फिर से रजिस्टर्ड सीए ना हो, रजिस्टर्ड वकील ना हो, रजिस्टर्ड इंजीनियर ना हो, या आईटीआर देने वाला व्यक्ति ना हो, या जीएसटी पे करने वाला व्यक्ति ना हो। नहीं तो अगर किसान है तो चाहे वो बड़ा किसान हो, उसको साल भर में कितना 1000 रुपया? 6000 रुपया। कितने 2-2 हज़ार करके 3 बार मिलेगा। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी रेखा। तो देखिए गरीबी रेखा बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है। यहाँ देखेंगे समितियाँ इसके लिए कई बार बनी हैं। 3 समिति आप याद रखेंगे गरीबी रेखा के लिए। लकड़ावाला समिति, पहली समिति कौन सी है? लकड़ावाला। फिर दूसरी है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और तीसरी है सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। इस समय जो भारत सरकार ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, वर्तमान में भारत सरकार ने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, भारत सरकार ने जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया है वो क्या है मित्रों? सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया है। और ये कहा गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग, यानी इस आधार पर तय किया गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता है, इस आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। अब देखिए
यानी मोटा मोटी बोलिए, देहाती लोग हैं हम लोग, तो मोटा मोटी हमको बोल देना है कि हमको यही ध्यान देना है कि एक आदमी एक दिन में कितना खर्चा करता है, इसी पे तय कर दिया गया है कि गरीबी रेखा क्या होगी। तो इन्होंने तय किया हुआ है कि अगर ग्रामीण हैं, अगर आप एक दिन में 32 रुपया खर्च कर देते हैं तो अमीर हैं, और शहरी हैं और एक दिन में आप 47 रुपया खर्च कर देते हैं तो आप अमीर हैं। ये मजाक है, लेकिन चलिए यही मानक है। ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये। ये भारत सरकार की गरीबी का निर्धारण हो गया, भारत सरकार द्वारा ये किया गया। किसने किया? भारत सरकार ने। अब मित्रों देखिए यूपी सरकार क्या करती है, हम यूपी का एग्जाम देना है, यूपी के रहने वाले हैं तो ध्यान देना है कि अगर 48,000 रुपये वार्षिक से कम आय है, यानी 48,000 रुपये तक आय है, तो अब क्या हो जाएंगे? गरीबी रेखा यानी बीपीएल वाले हो जाएंगे। कौन से वाले हो जाएंगे? बीपीएल वाले। और यही देखिए विश्व बैंक क्या करता है, विश्व बैंक कहता है कि अगर प्रति व्यक्ति, किसी परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय, विश्व बैंक कहता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 1.99 अमेरिकी डॉलर से कम है, तो परिवार क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 तरह से हम बात कर रहे थे। भारत सरकार किस आधार पर तय करती है? श्री रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है एक परिवार की अगर वार्षिक आय 48,000 रुपये तक है या उससे कम है तो गरीबी रेखा। और विश्व बैंक कहता है कि अगर प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन लगभग 1.99 अमेरिकी डॉलर या मोटा मोटी 2 अमेरिकी डॉलर से कम है तो परिवार कैसा है? गरीबी रेखा के नीचे होगा। यानी 3 मानक है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक। तो भारत सरकार के अनुसार श्री रंगराजन की कमेटी की रिपोर्ट पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये खर्चा कर देते हो तो गरीबी रेखा से ऊपर हो, अगर शहरी क्षेत्र में 47 रुपये खर्च कर देते हो तो गरीबी रेखा से ऊपर हो। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अगर 48,000 तक आय है तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आप गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक है मित्रों। और विश्व बैंक के अनुसार अगर एक दिन में एक व्यक्ति की आय अगर 2 अमेरिकी डॉलर से कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा के आधार पे जितनी योजनाएं चलती है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार अगर किसी योजना में सहायता दे रही है तो केवल वो गरीबी रेखा के नीचे वालों को देती है। तो हर योजना में याद रखिए, मनरेगा में गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है ना। फिर से आप देखिए आयुष्मान भारत में गरीबी रेखा से नीचे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीबी रेखा से नीचे, तो कोई भी योजना, उज्ज्वला में गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए ही इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। चलिए मित्रों, पट्टा आवंटन अगला पॉइंट है, पट्टा आवंटन। देखिए कई तरह के पट्टे होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आवासीय पट्टा। आवासीय पट्टा, फिर वही बात गरीब लोगों को आवासीय पट्टा एसडीएम करते हैं। कौन करता है? उपजिलाधिकारी करते हैं। और एक व्यक्ति को अधिकतम 200 वर्ग मीटर, अधिकतम कितना? 200 वर्ग मीटर। एक व्यक्ति को अधिकतम कितना? 200 वर्ग मीटर ही दिया जा सकता है। लेकिन परिवार व्यक्ति कैसा होना चाहिए? गरीब व्यक्ति होना चाहिए, पात्र व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी कुछ न हो। ये हो गया साहब आवासीय पट्टा। अब देखिए कृषि पट्टा, ये लगभग 3 एकड़ तक किया जाता है। कितना किया जाता है? 3 एकड़ तक। फिर वही व्यवस्था कि ये पात्र व्यक्तियों को किया जाता है। करते कौन है? एसडीएम। कौन करते हैं? उपजिलाधिकारी करते हैं। फिर देखिए मत्स्य पट्टा, यानी मछली पालन के लिए। किसके लिए? मछली पालन के लिए। तो मछली पालन के लिए क्या होता है साहब? मछली पालन के लिए भी पट्टा, इसमें थोड़ा सा जटिल नियम है लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा, मेन रूप से ये भी पट्टा कहाँ से होता है? तहसील से होता है, एसडीएम स्तर से होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों पट्टे किनके स्तर से होंगे? एसडीएम स्तर से होंगे। और जानते हैं अगर कोई पट्टा कैंसिल करवाना चाहता है कोई व्यक्ति, या अपात्रों को पट्टा हो गया हुआ है, तो उसके लिए डीएम सर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई न्यायालय निर्णय दे रहा है तो अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं या कोई कार्य हो रहा है उसके खिलाफ जा रहे हैं तो उससे ऊपर में ही जाएंगे ना। ये चीज़ देखिएगा, सरकारी भाषा में अवर और प्रवर 2 शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा। अवर मतलब छुटका यानी निम्न, छुटका यानी कौन सा? निम्न। और प्रवर मतलब बड़का यानी उच्च, यानी हायर वाला। देखिए जैसे आप लोअर पीसीआर को
अवर अवर पीसीएस कह सकते हैं, और प्रॉपर पीसीएस को, अपर पीसीएस को आप क्या कह सकते हैं, प्रवर। तो अगर अवर लिखा रहे तो छोटे में और प्रवर लिखा रहे तो बड़े में, स्पष्ट रखिएगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। सीलिंग की भूमि जानते हैं, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे वहाँ जमींदार थे, तो जमींदारी व्यवस्था जब खत्म हुई, जमींदारी कब खत्म हुई, 1950। तो एक एक जमींदार के पास 10 गांव 20 गांव, बड़े बड़े जमींदार तो ऐसे थे 100-100 गांव का पूरा खेत किनके नाम से था, जमींदारों के पास था। तो सरकार ने एक सीमा बनाई कि इस सीमा से अधिक खेत आपके पास रहेगा, इस सीमा से अधिक खेत रहेगा तो वह खेत किस में दर्ज हो जाएगा, सीलिंग में दर्ज हो जाएगा। सीमा से अधिक खेत रहेगा तो किस में चला जाएगा, सीलिंग में चला जाएगा। और यह भूमि किसके अधीन हो जाएगी, सरकार के अधीन। किसके अधीन हो जाएगी, सरकार के अधीन। और एक बात ध्यान रखिएगा, भूमि जो है ना राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार किसका है, राज्य सूची का, यानी किस सरकार के अधीन रहेगा, राज्य सरकार के। अब सीलिंग की भूमि पे सरकार क्या कहती है, गरीब और पात्र लोगों को क्या कर देती है, कृषि पट्टा कर देती है। गरीब और पात्र लोगों को क्या कर देती है, कृषि पट्टा कर देती है। तो यही व्यवस्था है सीलिंग, यानी किसी किसान के पास एक निर्धारित सीमा से, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ है 25 एकड़, अगर 25 एकड़ से अधिक खेत है किसी के पास तो क्या हो जाएगा, वो भूमि किस में चली जाएगी, सीलिंग में चली जाएगी। उस पर किसका अधिकार रहेगा, सरकार का अधिकार हो जाएगा। और सरकार क्या करेगी, पात्र व्यक्तियों को उसका आवंटन कर देगी। जैसे बड़े बड़े स्टेट लोग होते हैं, उनकी अधिकांश भूमि, जैसे हमारे वहाँ गोरखपुर में सरदार मजीठिया हैं, उनकी बहुत सारी भूमि है, तो जो किस में चली गई है, सीलिंग में चली गई है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। लावल्द, ला मतलब होता है बिना, जैसे आपने पढ़ा ना लाइलाज, जैसे कैंसर क्या है, लाइलाज है, जिसका कोई इलाज न हो। तो वही लावल्द यानी जिसकी कोई संतान न हो। लावल्द मतलब जिसकी कोई संतान न हो। जैसे मान लीजिए ए है, इनकी संतान बी और सी हैं, तो ए के मरने के बाद से बी और सी को उनका पूरा भूमि स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन मान लीजिए इनकी कोई संतान ना हो, ए क्या हो, लावल्द हो, तो इनके निकट रक्त संबंधियों को, निकट रक्त संबंधियों को भूमि का वरासत हो जाएगा, ठीक है ना, भूमि का अधिकार उनको दे दिया जाएगा। यानी लावल्द वह व्यक्ति है जिसके नाम से, जिसकी कोई मतलब उत्तराधिकारी न हो, पुत्र पुत्रियां न हो। चलिए साहब आगे देखते हैं। ला चिरागी गांव, फिर देखिए जहां चिराग न जलता हो, ला चिरागी, जहां चिराग न जलता हो। तो ऐसे अब गांव कम बचे हैं, लेकिन ऐसे याद रखिएगा परिभाषा में, गैर आबाद गांव। ला चिरागी गांव कौन से होते हैं, गैर आबाद गांव होते हैं, यानी जहां कोई रहता नहीं है, केवल खेत के रूप में। तो अगर आप मान लीजिए कि माई सेल्फ लेखपाल, तो अगर आप लेखपाल हैं तो हो सकता है इस तरह कोई आपको तहसील में कुछ गांव मिले जहां आज भी कोई निवास नहीं करता, केवल कृषि योग्य भूमि है। ऐसे गांवों को क्या कहा जाता है, ला चिरागी गांव। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। परिवार, परिवार की परिभाषा राजस्व विभाग दूसरे तरह से तय करता है और विकास विभाग दूसरे तरह से तय करता है। देखिए मित्रों, राजस्व विभाग ये कहता है कि राजस्व विभाग कहता है 2 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हों तो क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। और विकास विभाग क्या कहता है कि जिनका एक चूल्हा जलता हो, चाहे कितने भी पीढ़ी के हो, जिनका एक ही चूल्हा जलता हो, वो क्या हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब परिभाषा से नहीं मतलब है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एकल परिवार जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और संयुक्त परिवार जिसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, जहाँ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं उसको एकल परिवार कहा जाता है। यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे अगर एक साथ रहते हैं तो कौन सा परिवार हो जाएगा, एकल परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होगा, जहां 3 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। 3 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उस परिवार को क्या कहा जाएगा, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाएगा। उस परिवार को क्या कहा जाएगा, संयुक्त परिवार कहा जाएगा, ठीक है मित्रों। फिर देखिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ये 2006 में लाई गई।
कब लाई गई? 2006 में लाई गई। इसके तमाम धाराएं हैं जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आज की डेट में जितने भी राजस्व विभाग के कानून चल रहे हैं, जितने भी नियमावली चल रही है, सब इसी पे चल रही है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 पे। तो आपकी परीक्षा में इतना आ सकता है कि 2006 किस वर्ष में राजस्व संहिता लाई गई? 2006। आप जानते हैं क्या है, इसके में बहुत सारी धाराएँ हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए 20-25 धाराएं महत्वपूर्ण हैं। वो हम आपको अलग से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। मजिस्ट्रेट का पद, तो देखिए, यानी सामान्य भाषा में कहें तो जिनका न्यायालय चलता है, न्यायालय चलता है यानी कोर्ट, जिनका कोर्ट चलता है। तो जानते हैं सबसे छोटे मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, वो नायब तहसीलदार होते हैं। सबसे छोटे मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? नायब तहसीलदार। अगर आप तहसील में गए होंगे तो अगर आप तहसील घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट का पद कौन सा होता है? नायब तहसीलदार, ठीक है ना, सामान्य भाषा में जिनका कोर्ट चलता है। राजस्व निरीक्षक मतलब मजिस्ट्रेट के पद में नहीं होता है, सबसे छोटा अधिकारी कह सकते हैं, लेकिन वह मजिस्ट्रेट नहीं माना जाता है। चलिए मित्रों, राजस्व विभाग में पद सोपान यानी पद कैसे बढ़े हुए हैं, तो देखिएगा इसके बारे में। सबसे छोटा पद होता है लेखपाल, लेखपाल से ऊपर होता है राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक अंग्रेजी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग आम बोलचाल में कानूनगो कहते हैं। उसके ऊपर होता है नायब तहसीलदार, उसके ऊपर होते हैं तहसीलदार, उनके ऊपर होते हैं एसडीएम जिनको हम जिलाधिकारी कहते हैं, उनसे ऊपर होते हैं एडीएम जिनको हम अपर जिलाधिकारी कहते हैं, उनके ऊपर होते हैं डीएम जिनको हम कलेक्टर या जिलाधिकारी कहते हैं, उनके ऊपर होते हैं कमिश्नर जिनको हम मंडलायुक्त कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मंडलायुक्त कहते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर होते हैं डीएम के ऊपर होते हैं कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर होते हैं अध्यक्ष राजस्व परिषद, अध्यक्ष राजस्व परिषद। तो यही पद सोपान है मित्रों, सबसे छोटा पद जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, और सबसे ऊपर अध्यक्ष राजस्व परिषद। एक बार और देख लीजिएगा, लेखपाल के ऊपर कानूनगो, कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर एसडीएम, एसडीएम से ऊपर एडीएम, एडीएम से ऊपर डीएम, डीएम से ऊपर कमिश्नर या मंडलायुक्त, और सबसे ऊपर अध्यक्ष राजस्व परिषद। यही आपका राजस्व विभाग का पदानुक्रम है। इसमें सबसे छोटा मजिस्ट्रेट का पद कौन सा होता है? नायब तहसीलदार। कहीं कहीं देखिएगा एसडीएम को परगना अधिकारी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं मित्रों, म्यूटेशन दाखिल खारिज होता है, ये होता है धारा 35 का मुकदमा दर्ज होता है, धारा 35, ठीक है ना। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी, जमीन बैनामा लिया, जमीन क्या किया? बैनामा लिया। किसके वहां बैनामा होता है? सब रजिस्ट्रार के वहां। किसके वहां होता है? सब रजिस्ट्रार के वहां जमीन का बैनामा हुआ। अब वहां से रिपोर्ट आती है जांच करने के लिए किसके पास? तहसीलदार न्यायालय में। किसके न्यायालय में? तहसीलदार न्यायालय में। और कौन सा मुकदमा दर्ज होता है? धारा 35 का। और इसमें 35 दिन की नोटिस देकर, 35 दिन की नोटिस देकर के तहसीलदार क्या करते हैं? नाम चेंज कर देते हैं, यानी जिसकी जमीन, जिसने खरीदी अब जमीन उसके नाम से हो जाएगी, जिसने बेची उसका नाम काट दिया जाएगा, यानी नामांतरण आदेश पारित करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या खारिज दाखिल। किस धारा से? धारा 35 से। किस न्यायालय में? तहसीलदार के न्यायालय में, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं वसीयत। वसीयत में क्या होता है? पहले दो तरह की वसीयत होती थी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लेकिन अब अनरजिस्टर्ड वसीयत का कोई मतलब नहीं है, केवल रजिस्टर्ड। कैसी वसीयत होनी चाहिए? रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत हुई हो। तो वसीयत में क्या होता है? मान लीजिए ये है, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जमीन न दे करके किसी को भी वो जमीन दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, अपने परिवार को न दिया जाए, किसी को, परिवार में ही 10 सदस्य हैं, 10 में से किसी एक को दे दिया जाए, 2 को दे दिया जाए, तो ये वसीयत कर देते हैं। और वसीयत में क्या होता है? जब एक की मृत्यु हो जाएगी, मरने के बाद क्या होगा? उसका सारा संपत्ति जिसको इसने वसीयत किया है, मान लीजिए बी को किया है, तो पूरी संपत्ति किसके पास चली जाएगी? बी के पास चली जाएगी। तो यही कहा जाता है वसीयत। लेकिन मरने के बाद कब संपत्ति का ट्रांसफर होगा? मरने के बाद। हाँ, अब आप कहेंगे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को वसीयत कर दिए तो गलत हो जाएगा? नहीं, उस आदमी का अधिकार है, वो चाहे तो किसी ट्रस्ट को वसीयत कर दे, चाहे तो किसी
XYZ किसी को भी कर सकता है, रक्त संबंधों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति के मरने के बाद ये वसीयत क्या हो जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम से हो जाएगी जिसके नाम से वसीयत किया गया है। अगर मान लीजिए वसीयत संबंधित विवाद है तो ये दीवानी न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में इसका फैसला नहीं होगा। मान लीजिए गलत, बस आपको लगता है वसीयत गलत हो गई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो कहाँ मुकदमा कर सकता है, दीवानी न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। किसके लिए, वसीयत खारिज कराने के लिए। इसी तरह से ध्यान रखिएगा मित्रों, बैनामा खारिज कराने में भी, बैनामा खारिज कराने में भी कहाँ मुकदमा किया जाता है, दीवानी न्यायालय में। किसी राजस्व न्यायालय से मुकदमा खारिज नहीं हो सकता, कहाँ होगा, दीवानी न्यायालय में या सिविल न्यायालय में होगा। कहाँ होगा, सिविल न्यायालय में। यानी बैनामे का झगड़ा सिविल न्यायालय में जाएंगे, बैनामा खारिज कराना है, वसीयत खारिज करानी है, सिविल न्यायालय में जाएंगे। आबादी का झगड़ा है तो भी आप किसमें जाएंगे, सिविल न्यायालय में। राजस्व न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। वरासत, ये रक्त संबंधों पर होता है। वरासत किस पे होता है साहब, रक्त संबंधों पर आधारित है। किस पर आधारित है, रक्त संबंधों पर। एक कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसी में इस तरह का है कि वरासत किस आधार पे होगा, रक्त संबंध के आधार पे होगा। किसके आधार पे होगा, रक्त संबंध के। मान लीजिए ए है, एक पुरुष है, उनकी वाइफ बी है, उनके बच्चे सी और डी है, ठीक है ना। लेखपाल का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है वरासत का, ठीक है ना। तो देखिए ए की मृत्यु हो गई, ये क्या हो गए, मर गए, तो इनकी प्रॉपर्टी बी सी और डी में बराबर रूप से बट जाएगी। यानी वरासत किसमें किया जाता है साहब, रक्त संबंधों में। लेकिन मान लीजिए ये क्या थे, लावल्य थे, इनकी वाइफ मर चुकी थी, लावल्य थे, तो इनकी प्रॉपर्टी इनके निकट रक्त संबंधियों में चली जाएगी, निकट रक्त संबंधियों में चली जाएगी, ठीक है ना। इसमें चली जाएगी, निकट रक्त संबंधियों में चली जाएगी। एक वरासत होता है। इसमें एक अवधारणा और ध्यान रखिएगा, दत्तक पुत्र की। कई बार ऐसा होता है कि लोग गोद ले लेते हैं बच्चों को, तो जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसको भी लीगल वारिस माना जाएगा, उसको भी वरासत की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए ये मरे, इन्होंने किसी बी को, किसी ई को गोद लिया था, ई को गोद लिया था, तो ई अगर इनका दत्तक पुत्र हो गया ना, ई का जो उसके माता पिता हैं, जिनका बच्चा है, उनकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर दत्तक पुत्र है तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, वो जिसके द्वारा गोद लिया गया है उसकी संपत्ति में उसका अधिकार होगा। ऐसा ना हो कि दोनों मजा मारने के चक्कर में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दत्तक पुत्र हैं तो आपको जिसने गोद दिया है, अब आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आप जिससे पैदा हुए हैं उसकी संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी वरासत किसमें होती है साहब, रक्त संबंधों में। और वसीयत कहाँ होती है साहब, जिसको मन करे उसको कर दीजिए। वसीयत किसको कर दीजिए, जिसको मन करे उसको कर दीजिए। और वरासत में ध्यान रखिएगा, अगर विवाद रहित वरासत है, विवाद रहित वरासत है तो ये कानून को करता है, राजस्व करता है। अगर ये मान लीजिए विवादित वरासत है तो धारा 35 के अंतर्गत कौन करते हैं, तहसीलदार न्यायालय में होता है, तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। और विवादित वरासत है तो राजस्व निरीक्षक करेगा, विवादित वरासत है तो मुकदमा दर्ज होगा कहाँ, तहसीलदार के न्यायालय में, और इसे किया जाएगा। किस धारा से, धारा 35 से। और राजस्व निरीक्षक करता है किससे, धारा 33 से। तो कानून को करेगा धारा 35 से और तहसीलदार करेंगे धारा 35 से। चलिए मित्रों आगे देखते हैं चकबंदी। परिवार बढ़ रहे हैं, खेत छोटे छोटे हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, रास्ते की जरूरत है, खलिहान की जरूरत है, खेल के मैदान की जरूरत है, इसलिए समय समय पर चकबंदी की व्यवस्था लाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में चकबंदी 1954 में लाई गई, शुरू किया गया। और ये शुरू कहाँ किया गया, बड़ी हिस्ट्री जगह है, मुजफ्फरनगर का कैराना तहसील। अक्सर आप न्यूज में सुनते हैं, चुनाव में खूब सुने होंगे। यहीं से भारत में, यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी। इसी में ध्यान रखिएगा, जितनी बार चकबंदी होगी आपकी जमीन लगभग 4% कम हो जाएगी। आखिर रास्ता कहाँ, आसमान से नहीं ना आएगा, कुआं आसमान से नहीं बनेगा, पोखरा आसमान से नहीं बनेगा, उसी जमीन में से बनेगा जो आपके पास है। तो जमीन का एरिया कम हो जाता है। ये चकबंदी योजना कब लाई गई थी, 1954 में, ठीक है ना। कहाँ से, मुजफ्फरनगर के कैराना से, ठीक है। फिर मित्रों पटवारी का पद, पटवारी कहा जाता था पहले लेखपाल को, ठीक है। अब लेखपाल कहा जाता है। दो तरह के लेखपाल होते हैं, एक तो आप जो परीक्षा दे रहे हैं राजस्व लेखपाल, और एक होते हैं चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल जिन गाँव में चकबंदी चल रही होती है वहाँ काम करते हैं,
और चकबंदी की व्यवस्था को मतलब कराते हैं। और राजस्व लेखपाल सामान्य रूप से गांव में काम करते हैं। किन गांव में? राजस्व ग्राम में। देखिएगा, राजस्व ग्राम अलग व्यवस्था है और ग्राम पंचायत अलग व्यवस्था है। हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत में कई सारे राजस्व ग्राम हो जाए, एक ग्राम पंचायत में कई सारे राजस्व ग्राम हो जाए। चलिए सर आगे देखते हैं। ग्राम, तो ये पूरा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, इसमें गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। गांव के सभी लोग, ध्यान रखिएगा, गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। और ये शासन की सबसे छोटी इकाई है। शासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत क्या है साहब? शासन की सबसे छोटी इकाई है। और ग्राम सभा, गांव के केवल वही लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो। यानी चुनाव में कौन भाग लेता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के केवल वही लोग होते हैं जिनकी उम्र क्या हो चुकी हो? 18 साल से पूरी हो चुकी हो। तो ऐसे समझिएगा, यानी ग्राम पंचायत बड़ा होगा और ग्राम सभा छोटी होगी। ठीक है ना? ग्राम सभा में केवल 18 प्लस के लोग और ग्राम पंचायत में गांव के सभी लोग। ग्राम पंचायत के गठन के लिए कम से कम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके ग्राम पंचायत का गठन होता है। और ग्राम पंचायत में जानते हैं 7 से लेकर के 15 सदस्य तक होते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है उसे हम प्रधान कहते हैं। यही गांव का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है ना? चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हो गया। ग्राम विकास अधिकारी, ये सबसे छोटा प्रशासनिक पद कह सकते हैं। ये विकास विभाग से संबंधित होते हैं, विकास विभाग से संबंधित होते हैं। ठीक है ना? गांव में जितनी योजनाएं आती हैं उनमें प्रधान के साथ मिलकर इनका काम कराने का काम होता है। चलिए सर आगे देखते हैं। ग्राम सभा में 7 से अधिकतम 15 सदस्य तक हो सकते हैं। बड़े गांव में 15 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है? चलिए परगना, जानते हैं मित्रों, यह सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल के दौरान एक प्रशासनिक राजस्व इकाई होती है। आज भी अगर आप लेखपाल होंगे ना तो ये आपको मिलेगा। जैसे देखिए ऐसे है, हम ऐसे रिपोर्ट लिखेंगे। ग्राम, मानिए ग्राम में टप्पा, ग्राम से बड़ा होता है टप्पा बी, फिर लिखेंगे परगना सी, यानी ग्राम से बड़ा टप्पा, टप्पा से बड़ा परगना। तो ये इकाई होती थी। अभी भी कहीं कहीं ऐसे पुराने जमाने के लोग एसडीएम लोगों को परगना अधिकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परगना अधिकारी कहते हैं। तो ये ग्राम से बड़ा टप्पा और टप्पा से बड़ा परगना। ठीक है मित्रों आगे। तहसील, तहसील, तो देखिए तहसील राजस्व की एक इकाई है। तहसील में कहीं कहीं 1 एसडीएम होते हैं, कहीं कहीं 2 एसडीएम होते हैं। जनरली होता है कि 1 एसडीएम, 1 तहसीलदार, कुछ कानूनगो और लेखपाल होते हैं। ठीक है ना? कहीं कहीं तहसीलों में, बड़ी तहसीलों में एसडीएम 2 होते हैं। 1 एसडीएम होते हैं, 1 एसडीएम न्यायिक होते हैं। 2 भी तहसीलदार भी हो जाते हैं। एसडीएम या तहसीलदार प्रशासन और तहसीलदार न्यायिक, इसी तरह से नायब तहसीलदार 2 से अधिक हो जाते हैं। राजस्व निरीक्षक कहीं कहीं 10 है, कहीं 20 है, वो तो तहसील के आकार पर निर्भर करता है। लेखपाल कहीं 100 है, कहीं 150 है, कहीं कहीं 200 लेखपाल है बड़ी तहसीलों में। यही होता है मित्रों। ठीक है ना? देखिए ब्लॉक, अभी एक आप लिखें ग्राम विकास अधिकारी। तो गांव में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, गांव में जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसके लिए धन की व्यवस्था सेक्रेटरी के माध्यम से कहाँ से आता है? ब्लॉक से। अब ब्लॉक के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है मित्रों। राजस्व न्यायालय, अभी आपसे कहा हूं मैं कि 2 तरह के न्यायालय होते हैं। सिविल, जिसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं, और एक होता है राजस्व। तो राजस्व न्यायालय जो होते हैं मित्रों, इसमें अभी मैंने आपको बताया था सबसे छोटा न्यायालय किसका होता है? नायब तहसीलदार से उनसे बड़ा, तहसीलदार उनसे बड़ा, एसडीएम, और सबसे बड़ा अध्यक्ष राजस्व परिषद का। राजस्व परिषद न्यायालय होता है। क्या होता है? राजस्व परिषद न्यायालय होता है। तो सबसे छोटा राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार का और सबसे बड़ा राजस्व परिषद का। ठीक है मित्रों आगे देखते हैं। किसान बही 1992 में शुरू किया गया था। इसे कुछ शुल्क लेकर के दिया जाता था। ठीक है? इसमें पता चलता था किसके नाम से कितनी भूमि है। ठीक है? अगला सजरा, ये वंशावली लिखी जाती है। सजरा मतलब वंशावली। जब हम वरासत करते हैं
जब हम भूमि विवाद निस्तारण में वरासत करने जाते हैं किसी व्यक्ति के मरने के बाद, तो उसका सजरा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, उसकी पत्नी बी है, उसके बच्चे सी डी ई एफ इस तरह से हैं। तो उसमें देखते हैं कौन पुरुष है। मान लीजिए 2 पुरुष 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं हैं, तो अगर ये लड़कियां हैं, दोनों का विवाह हो गया तो वरासत नहीं होगी, विवाह नहीं हुआ है तो वरासत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बाद में मरा, इसका बच्चा पहले मर गया, तो इसके बच्चों को वरासत जाती है। यही वंश वृक्ष बनाना यानी वरासत तय करने के लिए, इसी को कहते हैं सजरा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं राजस्व परिषद। ये 2 जगह परिचित है, लखनऊ में भी है और इलाहाबाद में भी है। अभी हम आपसे बताएं राजस्व विभाग में सर्वोच्च स्थान किसका है? राजस्व विभाग का है। ठीक है ना? हाँ, एक चीज मित्रों इसे ध्यान रखिएगा, लेखपाल का नियुक्ति अधिकारी एसडीएम होता है। लेखपाल का नियुक्ति अधिकारी एसडीएम होता है। लेखपाल का नियुक्ति अधिकारी कौन होगा? एसडीएम। डीएम ना लिखिएगा, क्या होगा? लेखपाल का नियुक्ति अधिकारी कौन होगा? एसडीएम होगा। चलिए मित्रों, कृषि वानिकी, जब हम कृषि प्लस पशुपालन भी जोड़ सकते हैं इसमें, प्लस पेड़ पौधे भी लगा देना। कैसे पेड़ पौधे? जिनसे लाभ हो, लाभ देने वाले लाभदायक पौधे लगा देना। जैसे आर्थिक लाभ हो, लाभदायक पौधे लगा देना। यानी खेत के किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं। पेड़ों में क्या होता है, जैसे आम का फसल लगा दिया, इस तरह से कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुक्कुट पालन कर दिया है, ऊपर कुक्कुट है, नीचे मछली पाल रहे हैं, बगल में उसी के खाद से खेती कर रहे हैं। ये सब क्या कहा जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, राज्य वित्त आयोग, जब पंचायतें बनी तो अनुच्छेद 243 आई और 243 से राज्य वित्त आयोग का काम गठन किया गया। 1994 में बना। जिस प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच धन का वितरण करता है, उसी तरह से राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्य सरकार प्लस पंचायतों या नगरीय निकायों के बीच धन वितरण करता है। धन वितरण करता है, उसी धन से काम होता है। ठीक है मित्रों, आगे क्षेत्र पंचायत। जानते हैं शासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर क्षेत्र पंचायत, उससे ऊपर जिला पंचायत। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज है। क्या मित्रों? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। और यही यूपी में लागू है। यही कहाँ लागू है मित्रों? यूपी में लागू है। जिला पंचायत, हमारे वहाँ 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज है। सबसे ऊंचा कौन है? जिला पंचायत। सदस्य को हम चुनते हैं और सदस्य लोग किसी को चुन देते हैं, अध्यक्ष को। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो जिले का प्रथम नागरिक होता है, और जिले के सभी विधायक और सांसद क्या होते हैं? जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है मित्रों, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, हम बीडीसी चुनते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख चुन देते हैं। आप सब जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए मित्रों, पंचायतों में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी से दिया गया है। अब आरक्षण देखिए क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, इन सभी को आरक्षण दिया गया है। हम जनरली एससी एसटी आरक्षण जानते हैं विधानसभा लोकसभा में, ओबीसी और महिला आरक्षण विधानसभा लोकसभा में नहीं होता है, लेकिन पंचायतों में होता है। ये किस आधार पर तय होता है? परिसीमन के आधार पर। किस आधार पर तय होता है? परिसीमन के आधार पर। अब यहाँ देखिएगा, महिला आरक्षण जो है ना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 33%। ये नियम है कि पंचायतों में महिला आरक्षण कम से कम कितना होना चाहिए? 33%। और अधिकतम कितना होना चाहिए? 50%। अधिकतम आरक्षण कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम महिला आरक्षण कितना होगा? 50%। पहला राज्य कौन था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायती राज में? बिहार है। कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया? बिहार। अब तक आज वीडियो बनने की डेट तक 17 राज्यों ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के। यूपी में महिलाओं का आरक्षण कितना है? पंचायती राज में भी उतना ही है। कितना है? 33% है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ देखिएगा, एक राज्य ऐसा है अरुणाचल, जहाँ पंचायती राज में एससी एसटी आरक्षण नहीं है। ठीक है ना? एससी एसटी आरक्षण नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह से देखिएगा, पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए ना पेशा कानून बनाया गया 1996 में। कहाँ लागू करने के लिए? आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए। कहाँ लागू करने के लिए? आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने के लिए पेशा एक्ट 1996। यानी प्रश्न ऐसे आ सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज किस कानून से लागू किया गया? पेशा एक्ट 1996।
पंचायतों की अवधि शपथ से 5 वर्ष तक। कब तक? शपथ से 5 वर्ष तक। मालिक अनुमान बढ़ो शपथ हुए न ले, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है कि रिजल्ट के 30 दिन के अंदर शपथ हो जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर शपथ हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आपका निर्वाचन क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। पंचायतों के सदस्य और अध्यक्ष क्या रहता है? तो सीधा सीधा वोटर लिस्ट में नाम हो, पागल निवाली ऐसा आपका न हो। चलिए मित्रों आगे देखते हैं वीडियो। ये ब्लॉक के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, क्लास 2 के अधिकारी होते हैं। ठीक है मित्रों, राजपत्रित पद है। सहकारी समिति, इसमें न तो कोई मालिक होता है न तो कोई नौकर होता है, सभी लोग अपने अंश अनुसार मालिक होते हैं। गांव में सहकारी साधन समितियां बनी होती हैं। सहकारी को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव, यही नाम हम लोग ज्यादा सुनते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। तो जानते हैं इसमें मेंबर जो है ना, मिनिमम न्यूनतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 10, और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 21। अभी एक नोट में ध्यान रखिएगा कि 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। 2021 में किसका गठन किया गया? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, और अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री बने। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। केंद्र सरकार का सबसे बाद में बना मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना। और सहकारी समितियां जो होती हैं वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं? 21। ये भी संवैधानिक हो गए हैं। कैसे? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को क्या दे दिया गया? संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ग्राम भूमि प्रबंधक समिति, ये बड़ा विवादित है। विवादित क्या है? मतलब काम करने के क्षेत्र में दिक्कत होती है। अध्यक्ष और सचिव। अब एक बात यह हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष होता है प्रधान, यानी भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। और सचिव कौन होता है? लेखपाल। यानी आप प्रधान के सचिव हैं, प्रधान के नौकर नहीं है। अगर आप लेखपाल हो जाते हैं तो ध्यान रखेंगे आप प्रधान के सचिव हैं, नौकर नहीं है। ठीक है ना? ग्राम प्रधान ये समझते हैं कि भूमि जो है उनके अधीन है, ग्राम सभा की जितनी भूमि है सबके मालिक वो हैं। एक ध्यान रखिएगा, ग्राम भूमि प्रबंधक समिति केवल भूमि का संरक्षक होती है। क्या होती है? संरक्षक होती है। मालिक तो उत्तर प्रदेश सरकार है। और ध्यान रखिएगा इस समिति का सचिव कौन होता है? लेखपाल। अब यही लोग प्रस्ताव करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? प्रस्ताव करते हैं। और इसी प्रस्ताव पे कोई भूमि आवंटित होती है, चाहे पट्टा होता है चाहे कोई और भी आवंटन होता है। जब भूमि प्रबंधक समिति प्रस्ताव बना देती है और प्रस्ताव बन करके सक्षम अधिकारी के पास जाता है तो वो अलाउ कर देते हैं और आवंटन हो जाता है। तो इसके लिए प्रबंधक कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान। और सचिव कौन होते हैं? लेखपाल। जैसे देखिएगा 2019 से एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन। गांव में पेयजल के लिए टंकी बनाई जा रही है, तो इसके लिए जमीन लेनी थी। जानते हैं 900 वर्ग मीटर। कितनी जमीन लेनी थी? 900 वर्ग मीटर, यानी 30 बाई 30 में जमीन लेनी थी। 900 वर्ग मीटर की जमीन लेनी थी। तो इसमें क्या हुआ? सरकारी जमीन में से लेना था, तो भूमि प्रबंधक समिति क्या करेगी? प्रस्ताव करेगी। यानी अध्यक्ष और सचिव यानी प्रधान जी और लेखपाल साहब मिलकर के प्रस्ताव करेंगे। यह प्रस्ताव एसडीएम सर के माध्यम से डीएम सर तक जाएगा और वह जमीन किसके नाम से हो जाएगी? जल जीवन मिशन के नाम से हो जाएगी। यही व्यवस्था है। तो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव होते हैं लेखपाल। चलिए सर आगे देखते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये कृषि क्षेत्र में इसी तरह की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक यही बेरोजगारी। कौन सी? छिपी हुई। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे समझिएगा 1 बीघा खेत है, 4 सदस्य उसमें लगातार काम करते हैं। घर के 4 सदस्य हैं, चारों खेती का काम कर रहे हैं और चारों व्यस्त हैं, चारों मेहनत करते हैं, लेकिन आउटपुट कितने का रहा है? आज के समय में तकनीकी का जमाना है, 10 बीघा खेती का आदमी काम कर सकता है। यानी काम है एक की और कर के रहे 3 4, कर कितने रहे? 4। तो 3 लोग बिना मतलब के लगे हैं। 3 लोगों का श्रम क्या है? बेकार है। इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। दिखता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कितने का मिलता है? 1 का मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एगो गाय पोसी ले लो और घर भरो इन काम करी, केहू गोबर फेंकी, केहू दूही, केहू खियाई, तो सब लोगों के पास काम है, लेकिन आउटपुट कितने का मिल रहा है? 1 आदमी का। तो यानी बेरोजगारी है लेकिन दिखती नहीं है, इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। इस तरह की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, पशुपालन में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आया देखने को मिलती है। ठीक है मित्रों,
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, देखिए आपदा प्रबंधन कानून जब 2004 में सुनामी आई तो आपदा प्रबंधन कानून बना 2005 में, और इसमें केंद्र में बना केंद्र में बना एनडीए में, राज्य में बना एसडीए में, और जिले में बना डीडीए में। ऐसे याद रखिएगा, नदमा सदमा ददमा, नदमा सदमा और ददमा कब 2005 के कानून से बना। एनडीए में एसडीआरएफ के जवान रहते हैं, कहीं अगर कोई मामला होता है तो। एसडीएमए में एसडीआरएफ के जवान होते हैं। ये होते क्या है, एनडीआरएफ में पैरामिलिट्री के जवान होते हैं, एसडीआरएफ में यूपी पुलिस के जवान होते हैं, और डीडीएम में जिला स्तर की कमेटी है आपदा प्रबंधन के लिए। और देखिए आप जब नौकरी पाएंगे तो आप खाली राजस्व नहीं है, राजस्व प्लस आपदा विभाग है। क्या है, राजस्व प्लस आपदा विभाग है। यानी आपदा की पहली सूचना कौन देता है, किसका उत्तरदायित्व है, आपदा की पहली सूचना देने का उत्तरदायित्व किसका है, लेखपाल का है। क्योंकि राजस्व विभाग खाली राजस्व विभाग नहीं है, राजस्व प्लस आपदा विभाग है। ठीक है मित्रों। ग्रामीण क्षेत्र तो देखिए दो बंटवारा है, शहर नगर किसे कहते हैं, तो जो 3 शर्त पूरी करता हो। कितनी शर्त, 3 शर्त। पहली कि जनसंख्या 5000 से अधिक हो, दूसरी जनसंख्या घनत्व ये 400 से अधिक हो, और तीसरा पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का 3/4 यानी मोटा मोटी कितना 75% से अधिक आदमी किसमें लगा हो, गैर कृषि में लगा हो। किसमें लगा हो, गैर कृषि कार्य करता हो। क्या करता हो, गैर कृषि कार्य करता हो। तो ये तीसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों शर्त तो गांव में भी अक्सर अधिकांश गांव में पूरी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पूरी होती कि पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम 3/4 यानी 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हो। तो जानते हैं अगर एक नगर हो गया तो नगर का उल्टा क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो अगर इन तीनों शर्तों में से एक भी जो पूरा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। पंचायती राज कहाँ लागू है, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। ठीक है मित्रों। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लाया गया, जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, और किसानों को उस भूमि का मालिक बना दिया गया। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जमींदारी लाई कब गई थी, 1793 में। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है मित्रों। अब मेरी समझ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे राजस्व संहिता 2006 की सभी धाराओं के साथ। लेखपाल की परीक्षा के लिए इसे जरूर देखें। धन्यवाद।